उलझी हुई चीजों में मतलब विश्वास नहीं रखता, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मैं भी नहीं चाहता था कि डायरेक्टली अपन अल्काइल लाइट पढ़े, मैं चाहता था कि जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, नोमेनक्लेचर जैसे पढ़े। इवन नोमेनक्लेचर में जो पार्ट मैंने छोड़ दिए वो भी बाद में पढ़े, कॉमन और डिराइव नोमेनक्लेचर जो होता है। बट ठीक है, अब तो आपके सिलेबस के रिलेवेंस में बात कर रहे थे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सर 12th पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, सो वी विल गो फॉर दैट। अब बेटा अब सबसे बात हुई है तो, और सारा मतलब सारे सबसे बात होने के बाद यही रिजल्ट था कि 12th पढ़ना चाहते हैं सर हम, 11th जीओसी वाले जो पोर्शन है उसको अभी छोड़ दो और रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ दो। ठीक है, तो ठीक है सर, कब बात हुई है? हमसे तो कोई बात नहीं किया, इंडिया डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ओके फाइन, फिर भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइलाइड। रहा बात जीओसी और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो एक चीज मैं बोल सकता हूँ, अगर आप ऐसा है तो, अगर ऐसा है आपके साथ, बेटा आप लोग तो पढ़े हो ना ऑलरेडी, बायो वाले तो पढ़े हो, तो तुम लोग तो कष्ट में क्यों हो? शुभांगी बेटा तू तो पढ़ी है, शुभांगी, संचित तुम लोग तो पढ़े हो ना, सुरभि नहीं पढ़े हो? सर हम लोग इफेक्ट्स नहीं पढ़े सर, हम लोग बस नॉमेनक्लेचर तक ही पढ़े थे। रेजोनेंस वगैरह नहीं पढ़े हो? नो सर, एकदम नहीं। हाइड्रोकार्बन्स? नो सर, इसीलिए तो सर, क्योंकि सर फिर तो समझ में ही नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यस। मुझे पता है कि क्या समझाना है, तुम परेशान ना हो। अब नहीं मुझे पता है कि ये नहीं पढ़े हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं हैंडल कर लूंगा। बट पॉइंट ये है कि मुझे लगता था शायद क्योंकि ऑर्गेनिक, मुझे जहां तक पता है कि मैक्सिमम लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ ली थी, कुछ में बस A2 बैच था जिसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुआ था, और यस सर, बायो कोई एक भी कुछ एक भी एक नहीं करके स्टार्ट पढ़े। हुआ था। हाँ, A2 वालों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, A1 यस और सर। बायो वालों ने ऑर्गेनिक पढ़ी है। तो हम लोग ने तो सर बस आइसोमेरिज्म तक ही पढ़ा है, उसके आगे सर एकदम नहीं गए हैं। वो भी बेटा आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल ही तक पढ़े, जीआई नहीं पढ़े हैं। अच्छा जीआई नहीं स्टीरियो पढ़े, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। कन्फर्मेशन सब पढ़ चुके हो? नो सर। इफेक्ट्स, रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये सब नहीं पढ़े हो? नो मैकेनिज्म पढ़े सर। हो? नो सर, हम लोग तो सर नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमर्स ही स्टार्ट हुआ था सर हमारा। बिना ये पढ़े हुए हैं, इफेक्ट्स पढ़े हुए यस हैं? सर। तो चलो ठीक मतलब है, फाइन फाइन फाइन, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया मैं क्या सीन है। ओके, ये अब किस बैच में हो बेटा? कौन बोल रहे थे पहले तो ये तो बता दो, कौन बोल रहे थे और किस बैच में हो? सर शुभांगी सर, पीसीबी। पीसीबी में, ओके। A1 वाले कोई है क्या यहाँ पे? A1 की जनता कोई है? अरे भाई A1 की जनता, मैं A2 नहीं पूछ रहा हूँ, A1 की जनता कोई है? कोई नहीं A1 वाले, बड़े नालायक है, सब गायब है। बोल ले भाई, इधर ऑडियो ऑन कर। हाँ हर्ष, ऑडियो ऑन कर बेटा, 2 मिनट अपन बात कर लेते हैं। हेलो सर। याद है ना कहाँ तक पढ़े हो? बताओ कहाँ तक पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो? सर मुझे कल ही ज्वाइन किया गया है इसमें। अच्छा कल ही, जो पहले से है भाई मेरे, कोई ऐसा जो A1 का जो पहले से है उससे पूछ रहा हूँ मैं। जनता गायब है, कोई है नहीं A1 वाले। सर सब गायब है A1 वाले, क्या यार पूरी बैच ही गायब है। चलो ठीक है, अब तो गायब है तो गायब है, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि अपन अल्काइल लाइट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी आपका जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म और आइसोमर्स जो भी है सारे कुछ, मतलब जितने ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, वट एवर जितने भी थे आपके, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सारे, कन्फर्मेशन सारे, साइक्लो एल्केन सारा सारा कुछ, ठीक है, एक्सेन एक्सेन जो भी है उनको अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास में चलेगा। एक काम करता हूँ मैं, अल्काइल लाइट स्टार्ट करते हैं अपन, अल्काइल लाइट अभी पढ़ते हैं। संडे को या फिर जो भी आपकी रेगुलर क्लास होती है उस रेगुलर क्लास में से आज है या फिर जब भी आपकी क्लास होती है उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे कि कब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप क्लास कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपन क्लास अरेंज कर लेंगे, रैदर देन फिक्स शेड्यूल। और उसमें अपन पढ़ेंगे पूरा जीओसी, पूरा डेप्थ में, रेजोनेंस वेजोनेंस जितना कुछ है सब, और जो जो आपके जेई के नीट के क्वेश्चन आए उसके साथ चलेगा। बोल लो भाई, ऐसे मत किया करो, मेरे को हार्ट अटैक आता है फिर। चलो श्रेया बोल रही है, ठीक है सर, अब और क्लास मत ऐड करिए सर।
सुरभि बोलिए अब और क्लास मत ऐड कीजिए सर, जितना 11th का है सर, जितना 11th का नहीं हुआ उसको संडे को कर दीजिएगा। संचित ओके 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 ओके। हाँ मतलब वही ट्राई करेंगे अपन कि एक्स्ट्रा क्लास करें या फिर संडे वनडे को करें, जैसे भी हो। देखो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि वो पढ़ना जरूरी है, मैं इस चीज से कभी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। आपका जितना भी अभी चैप्टर आने वाला है, इन सब से अगर जेई नीट के पर्सपेक्टिव से बात करो तो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है जीओसी और जो आपका लास्ट का हाइड्रोकार्बन है। बट स्टिल किसी को नहीं पता A1 में कहाँ तक हाइड्रोकार्बन हुआ है या नहीं हुआ है। अरे भाई मतलब A2 वाले हो, दोस्त है तुम्हारे, तुम लोग के तो फ्रेंड वेंड होंगे, पता होगा तुमको ना कि सर A1 में कहाँ तक हुआ है। बोल लो कुछ। नहीं पता हमको, छोड़ो, नहीं पता, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाइड्रोकार्बन हो गया है, चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे उसके लिए। अरे यार हम लोग स्मार्ट लोग हैं यार, अपन मैनेज कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, मैं वैसे मैनेज कर लूंगा, जो आएगा वो मैं बताते चलूंगा। चलो थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे, मैं बताते हुए चलूंगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा तरीका बदल के चलेंगे अपन, ओके। आते हैं अल्काइल लाइट पे। अल्काइल लाइट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है, देखो जब नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था अल्काइल लाइट के बारे में। अल्काइल हैलाइड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें हैलोजन लगा होता है। उन कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन लगा होता है, हम उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। कोई ये बोल सकता है कि सर हैलोजन लगा होता है, तो आपने ही एक नाम बताया था, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आप बोलते थे कि सर इसका नाम जो होगा ये क्लोरोप्रोपेन होगा। आपने ये थोड़ी बोला था प्रोपाइल हैलाइड, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना अल्काइल हैलाइड, तो उसके हिसाब से तो इसका नाम प्रोपाइल हैलाइड होना चाहिए था। तो बेटा बात इतनी सी है ना कहानी, कि ये जो नाम है, ये जो नेम्स जो चलते हैं ये कॉमन नेम के बेसिस पे चलते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। और आईयूपीएससी जो नेम होता वो होना चाहिए था इसका हेलो एल्केन्स। तो बहुत बार तुम चैप्टर्स में देखोगे तो ये नाम सेम लिख के देगा हेलो एल्केन्स या हेलो एरेंस, ऐसे लिख के देगा, ठीक है। मतलब सेम ही है कि अगर कॉमन के हिसाब से बोलो तो अल्काइल हैलाइड, और अगर आईयूपीएससी के हिसाब से बोलो तो हेलो एल्केन्स, ठीक है। यही कहानी और कुछ अलग नहीं है, तो इसको दिल पे मत लेना कि सर हैलाइड और एल्केन लगा के कॉमन नेम ये ऐसे कैसे कर दिया, इसको तो प्रीफिक्स लगना चाहिए था, सफिक्स क्यों लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हैलाइड्स होते कितने हैं। अब चैप्टर का नाम भले ही अल्काइल हैलाइड है, बट मेनली आपको तीन तरह के हैलाइड्स फोकस में रखने हैं, तीन तरह के हैलाइड्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। एक जो सिंपल एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब सिंपल अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, भैया कोई भी एल्केन ले लिया, और कोई भी एल्केन ले लिया उसमें से हेलोजन को हटाया, और हेलोजन को हटाकर उसकी जगह पे कोई उसमें से हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह लगा दिया कोई हेलोजन, ठीक है। तो मान लो कोई भी एल्केन था, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एक कार्बन एल्केन होगा तो उसका कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में जब हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इस हाइड्रोजन को दे दिया गया, ढिशुम कर दिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ पे एक हेलोजन को ऐड कर दिया गया, हाइड्रोजन माइनस किया गया, हेलोजन को ऐड किया गया, तो जो कंपाउंड बना इसको अपन बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। ये है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जिसके नाम पे ये चैप्टर है, ठीक है। सेकेंड है जिसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, ARYL, एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स क्या चीज है सर, अपने को पता है एराइल क्या होता है। क्या होता है एराइल सर, वो जो होते थे ना वो कुछ तो ऐसे होते थे, वो गोल गोल बेंजीन रिंग वाले होते थे, उसमें कुछ तो अपन बोलते थे एरोमेटिक टाइप की कोई चीज होती थी, जिसको नहीं पता मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ तो एरोमेटिक आपने कभी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मतलब ठीक है आप पढ़े हो। तो वो जो एरोमेटिक टाइप का कुछ होता था ना, उसी के लिए एराइल वर्ड यूज करते थे, बिल्कुल सही है, वही होता था, उन्हीं को एरिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एराइल हैलाइड क्या चीज हुआ, तो अगर कार्बन अपने पास sp2 हाइब्रिडाइज है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, अगर इसमें से हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन को ऐड कर दिया गया तो ये बन गया एराइल हैलाइड। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, अपन हेलोजन की जगह पे एक्स लिखेंगे, हेलोजन वाला एक्स है, कुछ और मत समझना, ठीक है। तो एक्स यूज कर रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या है कि हेलोजन है। हेलोजन का मतलब क्या हुआ, यूजुअल हेलोजन का मतलब क्या होता है ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तो ज्ञानी कौन है, कौन है जिसको गाना बजाने का शौक हो गया बेटा, मुझे बता दो यार, ऐसे सुना दो गाना, कौन है ये। ओके तो मैं 1 बाय 1 नाम ले रहा हूँ, किसी को शौक हो गया यार गाना बजाने का तो मैं सबसे पूछ लेता हूँ, अदरवाइज मैं आपको बाहर मतलब मुझे दुख होगा, बट मुझे क्या करूँ यार, कुछ एक्शन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोबारा नहीं करोगे, वरना 1 बाय 1 नेम ले लूंगा मैं, और जरूरत पड़ा तो आपको ग्रुप से बाहर भी करना पड़ सकता है, ठीक है।
एक्सपेक्ट करता हूँ जो भी हो आप, ठीक है, क्लास करो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है यार कि आप क्या है नहीं है कुछ है, ठीक है, बट हाँ ये एक्शन नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ, सच में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा स्टेप लूँ जो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, कभी कभी खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए। ओके, बात करते हैं यहाँ पे। तो अपने पास क्या था कि एराइल हैलाइड क्या चीज थी, तो अपने पास एरिन्स जो थी, एरिन्स में से अगर हाइड्रोजन को हटाया तो जो अपने पास हैलाइड बना उसको हम लोगों ने बोल दिया एराइल हैलाइड, ठीक है। थर्ड है जिसको बोलते हैं विनाइल, ठीक है, विनाइल एलाइल ये भी हैलाइड्स होते हैं। अब विनाइल और एलाइल्स क्या होते हैं इस पे बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, बस सिंपल सा मैं बता देता हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी नाम याद हो तो विनाइल किसके लिए वर्ड यूज करते थे, विनाइल का मतलब भी सेम होता है CsP2 ही होगा, बस फर्क उसमें इतना सा पड़ने वाला है कि ये एरोमेटिक होता है वो एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। और एलाइल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, तो एलाइल वर्ड क्या करते हैं कि CsP2 के बगल का जो sp3 कार्बन है उसके लिए एलाइल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास मेजर जो कैटेगरी है वो यही दोनों है, एल्काइल और एराइल। विनाइल हैलाइड में लिख देता हूं बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये हो गया ये हो गया विनाइल हैलाइड, और इसको बोलते हैं अपन एलाइल हैलाइड। किसी को कोई समस्या है? एक और भी बुक में अगर कहीं कहीं देखोगे बेटा तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या चीज है, बेंजीन बनाओ, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा बेंजीन और फिनाइल दोनों अलग अलग चीज है, बिना बेंजीन और फिनाइल अलग अलग चीज है, ग्रुप भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर में मान लो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर उससे जुड़ा हुआ कोई हेलोजन है तो इसको अपन बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ये है बेंजाइल हैलाइड। एलाइल क्या है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल का कार्बन अगर हेलोजन के साथ है तो इसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली एक साथ तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। और अगर एराइल में, एराइल देखो ये भी sp2 है ये भी sp2 है, बट इसके साथ क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, ध्यान रखना, अगर किसी को कष्ट तो मैं लिख दे रहा हूँ एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक के साथ अगर ये है तो इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो अपने पास सिंपल है ही। इन दोनों का ऊपर वालों का एग्जांपल लिख देता हूं मैं, इसका एक एग्जांपल तुम ऐसे लिख लो। हाँ, कौन कौन से हैलोजन हो सकते हैं ये लिख देता हूं मैं। कॉमन एक्स अगर कहीं मैंने लिखा है, सिंपल एक्स लिखा है, तो नॉर्मली जो होता है वो मैं बताता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन दोनों के लिए नॉर्मली हम एक्स यूज करते हैं, ठीक है। सबके लिए यूज कर सकते हो, मना नहीं है, बट फ्लोरीन और आयोडीन नालायक होता है, ये ध्यान रखना। उनकी प्रॉपर्टी बहुत केसेस में बदल जाती है, बट क्लोरीन और ब्रोमीन तो मान के सकते हो, कहीं एक्स लिखा हुआ तो उसका मतलब सिंपल सा ये तो डन है कि क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कुछ भी होगा, चलेगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, ऊपर वाले का एग्जांपल इधर है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, CH3CH2Cl, ठीक है। इसका एग्जांपल बेंजीन बना लो और बेंजीन के ऊपर लिख लो Cl। चलो इसको ऐसे लिखता हूँ। किसी को कोई समस्या है? इन कैटेगरीज में समस्या है? कोई चीज ऐसी है जो खोपड़े में नहीं गया, नोबल बाउंसर चला गया तो बताओ। सर विनाइल वाला पॉलीविनाइल का, हाँ बिल्कुल वही पॉलीविनाइल क्लोराइड वही चीज होती है, ठीक है। विनाइल का मतलब होता है सी डबली बॉन्डेड सी, ये जो सी है जो डबल बॉन्ड से है, ये sp2 कार्बन है जो मान लो चेन होता, ये sp2 कार्बन है, इससे से अगर जुड़ा हुआ एक है तो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, विनाइलिक कंपाउंड्स। एराइल का मतलब क्या हुआ बेटा, एरोमेटिक में अगर हाइड्रोजन को हटा के वहां हाइड्रोजन लगा दिया उसको बोलते हैं एराइल। एराइल से जाओ ना, AR और AR से एरोमेटिक। एरोमेटिक याद है हकल रूल, हकल रूल क्या बोलता है, बोलते चल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये 11th की चीजें भी है, बोलते चल रहा हूँ मैं। साइक्लिक, कंटिन्यूअस रेजोनेंस, प्लेन में हो, 4n+2 रूल लगाता हो, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, चलेगा। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, हकल का जस्ट एक स्टेप उल्टा कर दो, 4n+2 क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, खेल खत्म, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, डन है। इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में कोई समस्या है? इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में या कोई एग्जांपल जो समझ में नहीं आया हो, फटाफट बताओ बेटा। एरोमेटिक क्या होता है, बिल्कुल सबको बता दूंगा, सारे कष्ट निवारण कर दूंगा, क्लास खत्म होने दो, बैठ जाना, जितने कष्ट है वो लेके पूछ लेना। एरोमेटिक क्या होता है सर, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, सब बता दूंगा मैं। चलो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, आगे आते हैं। अच्छा एक चीज और भी है मैंने लास्ट क्लास में शायद तुम लोगों से बात की भी थी, बट स्टिल फिर से बोलता हूँ। किसी को ऐसा लगता हो कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना कि सर थोड़ा हौले हो जाओ, ठीक है। मैं बोलता फास्ट हूँ, समझाता स्लो हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा हुआ है ना कि ऐसे उनको लगता है कि सर फास्ट जा रहे हैं, या कुछ लोग ऐसा है जिसको लगता है सर स्लो जा रहे हैं, ये दोनों समस्या है।
किसी को लगता है फास्ट जा रहा हूँ, किसी को लगता है स्लो जा रहा हूँ। तो किसी को जो स्लो वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यार 5 मिनट अपन एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बहुत टाइम है अपने पास। लेकिन जो फास्ट वाले हैं उनको समस्या है तो बोल देना सर 2 मिनट थोड़ा सा हौले हो जाओ। चलो ठीक है, अब आते हैं कि सर ये तो बता दिया होता क्या है अल्काइल हैलाइड, बनाते कैसे हैं इसको, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सर बनता कैसे है। तो अब अपन आते हैं प्रिपरेशन मेथड पे कि ऐसे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो अपना नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। अरे भाई तू चल जा, प्रिपरेशन मेथड। देखो इस प्रिपरेशन मेथड में ना मैं बेसिक वाले जो भी आपके पास रिएक्शन है जो आप पहले पढ़ चुके वो आते जाएंगे, डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा, बताते चलूंगा, चिंता मत करो, 11th क्लास वाला बताते चलूंगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो पढ़ लिए हैं उनको याद होगा, कैसे हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन याद करो, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का रिएक्शन याद करो। एल्केन्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हेलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो जो रिएक्शन थी वहां पे क्या बनता था, हेलो एल्केन बनता था। रिएक्शन ऑफ एल्केन्स जो पढ़े उनको याद होगा, रिएक्शन ऑफ हेलो रिएक्शन ऑफ एल्केन, वो जो रिएक्शन ऑफ एल्केन जो वहां काउंट होता था, यहाँ प्रिपरेशन ऑफ काउंट होगा हेलो एल्केन, या फिर बोल लो एल्काइलाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ बन कह रहा है एल्काइलाइट। रिएक्शन लिखता हूं मैं फटाफट, देखो रिएक्शन ऐसे होती है, RX, इसमें डाला गया है हेलोजन X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu लिखते हैं, HNu का मतलब क्या होता है, लाइट। पता है ना अपने पास HNu याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, HNu होता है। कोई बोलेगा सर Hc/λ लिखो ना, क्यों लिखे भाई उतना मेहनत, HNu लिख के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो HNu RX, HNu सनलाइट भी लिखेगा तो दुख मत लेना कि सर सनलाइट लिखना चाहिए था, RX HNu ये बन जाता है RH, ठीक है। साथ में इसमें बाहर क्या निकलता है, HX, ध्यान रखना, ठीक है। RX HNu X2 RH और HX, इसके बारे में पॉइंट्स में लिखाते जा रहा हूं, हालांकि अभी प्रिपरेशन था तो पहले हाइड्रोकार्बन पढ़े होते तो शायद मुझे नहीं लिखवाना पड़ता, बट ठीक है मैं लिखवाते चलता हूं। पहला पॉइंट, मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये 11th की चीज है, किसी को कष्ट हो 11th पढ़ने में तो इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, मैं लिखवाते चल रहा हूँ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री के बाद छोड़ जाने दो, मिठाई लिख ही लो, ठीक है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH4, मतलब 3 डिग्री सबसे अधिक रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH4, ठीक है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ C डॉट, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताते हैं उसकी रिएक्टिविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन, इस केस में हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, इन दोनों के लिए चाहिए होता है सनलाइट, और इसके लिए चाहिए होता है हीट प्लस सनलाइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री कार्बन मोस्ट रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH4, उसके बाद जो अपने पास यहाँ रिएक्ट करने वाले जो X2 है जो हेलोजन है उसकी रिएक्टिविटी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी को समस्या है तो यहाँ तक बताओ, सर खोपड़े में नहीं गया, एग्जाम्पल पे आते हैं इसके बाद। C डॉट क्या है सर, C डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल बेटा, C डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, C प्लस का मतलब केटायन, C माइनस का मतलब एनायन। अच्छा लास्ट क्लास में यार मेरे घर जाने के बाद किसी ने मुझे मैसेज किया था, हाँ फ्री रेडिकल का रेजोनेंस पूछा था उसने, बेटा कौन है जिसने फ्री रेडिकल का रेजोनेंस पूछा था, कोई ऐसा जो फ्री रेडिकल का रेजोनेंस पूछा था। एक एक करके यार देखो मैसेज सब एक ही बार आ गया, रुक जाओ। C डॉट फिर से बता दें, C डॉट का मतलब होता है बेटा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, याद करो लास्ट क्लास का बराबर का बंटवारा,
दो कार्बन को मैंने बराबर बॉन्ड देकर अलग अलग कर दिया, तो एक कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो C+ बन गया, इसको बोलते हैं कैटायन। दूसरे वाला का इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, हेट्रोलिटिक होमोलिटिक फिजन। ओके, अनिकेत बोला है सर मैंने पूछा था फ्री रेडिकल का एग्जांपल। ठीक है, इधर देख लो फ्री रेडिकल का एग्जांपल, फटाफट मैं बता देता हूँ रेजोनेंस कैसे होता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ है, ये है, ये है, यहाँ पे यहाँ पे दे दिया ये, और यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास है बेटा फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये जो फ्री रेडिकल है इसमें भी रेजोनेंस बिल्कुल वैसे ही होगा। कैसे रेजोनेंस होता है? जैसे प्लस और माइनस में होता है। कैसे? देखो, इस बॉन्ड को तोड़ो, समझाने के लिए बताता हूँ, तोड़ना एक्चुअल में तोड़ना नहीं होता है। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ो तो इसको भी करो होमोलिटिक फिजन, मतलब एक इसका इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इसका इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं ऐसे बना दूं। किसी को समस्या है? बराबर बंटवारा कर दिया पाई बॉन्ड का, कोई समस्या नहीं है। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो तो अपने पास रेजोनेंस कैसे हो गया? देखो, इधर ये बन गया और यहाँ आ गया फ्री रेडिकल। तो कहानी कैसी है? ये शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, डन है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये उठ के चला आया इस जगह। पॉजिटिव होता तो भी ऐसे ही होता, नेगेटिव होता तो भी ऐसे होता। कोई समस्या है निकेत? ये रेजोनेंस क्लियर है सबको? कोई जनता ऐसी है जिसको ये रेजोनेंस समझ में नहीं आया? पॉजिटिव का तो मैंने बता दिया था, अब रेजोनेंस पढ़ ही नहीं रहे हैं तो अलग बात है, बट स्टिल किसी को समस्या तो बोलो फटाफट। अरे ये ले ले भाई। हाँ सर, तो इसमें एनर्जी रिक्वायर होगा ना? क्यों? क्यों एनर्जी रिक्वायर होगा? ये किसने बोला कि एनर्जी रिक्वायर होगा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पढ़े हो कि स्टेबल कौन होते हैं? अगर तुमको याद हो तो 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो अपन देखें, अगर बात करें डिग्री वाइज बात करें तो इसके केस में 2 डिग्री, ये केस में 1 डिग्री, तो नो डाउट इसके पास हाइपर कंजुगेशन के लिए 2 हाइड्रोजन है। लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड का ये जो है, ये डबल बॉन्ड के पास हाइपर कंजुगेशन के लिए कुछ भी नहीं है। इस डबल बॉन्ड के पास हाइपर कंजुगेशन के लिए 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो, स्टेबिलिटी का एनर्जी से भी कोई दिमाग मत लगाना ऑर्गेनिक में। ठीक है, इस चीज को रहने देना, मिटाओ इसको, मिटा देता हूँ। तो प्लस और कैसे डिसाइड करेंगे तोड़ने के बाद? अरे प्लस और कैसे डिसाइड करें? एक बात बता तू मुझे, मैं प्लस हूं तो मुझे माइनस देखने के बाद अट्रैक्शन होगा ना? नॉर्मली, नॉर्मल सिचुएशन में बात करता हूँ। ठीक है, तो मैं प्लस हूं तो मैं माइनस से अट्रैक्ट होऊंगा, तो मैं माइनस से अट्रैक्ट होऊंगा तो जो दूसरे वाला बॉन्ड तोड़ूंगा उसका मेरे साइड क्या आएगा? माइनस। मेरे से दूर क्या जाएगा? प्लस। हो गया। अब मैं प्लस हूं तो मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि मेरे पास वाला प्लस बन जाए, कभी चाहूंगा क्या? नहीं चाहूंगा ना। तो मेरे पास वाला बनेगा माइनस, दूर वाला बनेगा प्लस, काम खत्म। बेटा मेरे, बॉन्ड रिक्वायर होगा एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब रेजोनेंस हो रहा होता है तो वो सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनका एक्चुअल में हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। वो जो तुम्हें पढ़ाया जाता है ना कि देखो ऐसा होता है, ओजोन तुमको पढ़ाया गया था ना कि सर ओजोन ऐसा होता है, कहां से कहां पहुंच जाता हूँ यार। ओजोन तुमको पढ़ाया गया था ऐसा होता है। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये बॉन्ड लेंथ बड़ा और ये छोटा होना चाहिए था ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। होता नहीं है, दोनों बराबर होता है, ये और ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर होता है। यही प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रेजोनेंस का, कि होना चाहिए था ये बड़ा और ये छोटा, क्योंकि ये डबल है, दो हाथ से पकड़ूंगा तो भाई थोड़ा नजदीक होगा, दो सिंगल हाथ से पकड़ूंगा तो थोड़ा दूर होगा। तो डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, ये पढ़ाया गया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में। सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, लेकिन इस केस में देखा गया जब प्रैक्टिकल मेजर किया गया तो दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर था। ये ऑक्सीजन क्यों बेईमानी करे भाई इन दोनों के साथ? इसके लिए तो दोनों बराबर हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन दोनों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाता था, पार्शियल हाफ इसके साथ, पार्शियल हाफ इसके साथ। इस वजह से ये जो एक्चुअल में जो सिंगल और डबल बॉन्ड दिखते हैं वो सिंगल बॉन्ड डबल थे ही नहीं, वो एक्चुअल में क्या थे? 1.5 एंड 1.5 थे, जिस वजह से अपने को ये बराबर बॉन्ड लेंथ देखने को मिला था। चलो यार, पता नहीं कहां से कहां चला गया। ठीक है, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, और यही इंप्लीमेंटेशन है रेजोनेंस का। ठीक है, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते, एक ये बना लेते सर, दोनों साइड रेजोनेंस बना लिए। अब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो हाइब्रिड लोगे, एवरेज कर लो इन दोनों का, तो आपको ये मिल जाएगा। यहां तक कोई समस्या किसी को? इसमें कोड क्या है? कोऑर्डिनेशन और डबल बॉन्ड अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। अबे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो होता है, कुछ अलग थोड़ी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट में ही बस क्या होता है, डोनर एक ही होता है, एक्सेप्टर एक ही होता है, और नॉर्मल कोवेलेंट में क्या होता है, दोनों का शेयर होता है, और क्या, इससे तो अलग थोड़ी होता है कोई कोऑर्डिनेट। प्लस माइनस लगा लो तो कोवेलेंट बन जाएगा। मिटा रहा हूं इसको मैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आता हूं। ठीक है,
आओ एग्जाम्पल बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 बोला है कि इसमें मैं डाल रहा हूं Cl2H, लाइट के प्रेजेंस में Cl2 डाला, तो बताओ प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक ही Cl2 डाला है, मतलब एक ही कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? फटाफट बताओ। मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 3 है। बताओ कौन सा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जिसकी जगह हेलोजन आएगा? सर हमको पता है कि RH था, H डाला, Cl2। शुभांगी बोलिए सर दूसरा वाला होगा रिप्लेस। क्यों होगा दूसरा वाला रिप्लेस? क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि सर 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा है। किसी को डिग्री नहीं ध्यान है तो थोड़ा बता देता हूँ। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री, और इससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा वो भी कहलाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो कार्बन कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। और हाइड्रोजन जो इससे जुड़ा है वो भी कितना डिग्री कहलाएगा? 3 डिग्री। ठीक है, वो BA MA और BTech MTech वाला डिग्री नहीं है, कितने कार्बन या कितने कार्बन से कनेक्टेड है उससे डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना? कुछ ऐसा बनेगा CH3CCl, CH3 और CH3। किसी को समस्या है इसमें? फटाफट बताओगे सर इसमें समस्या, बहुत घंघोर समस्या, समझ में नहीं आ रहा है। बाउंसर नोबल जा चुका है, बाई प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है अपने को। कोई ऐसा इसके खोपड़ा में नहीं गया ये? नेक्स्ट एग्जांपल, यहीं तक रखते हैं इसको। Br2H, पोजीशन दे रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। कि कौन सा ऐसा जगह जहां हेलोजन लगने वाला है? फटाफट बताओ। 1 2 3 4 कौन सा जगह है? कहाँ का हाइड्रोजन हटेगा हाइड्रोजन लगेगा? सब 3 नंबर पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। कोई बात नहीं, जो स्मार्ट है वो समझ गया सब 3 नंबर पे नहीं है। 1 2 3 या 4? खटाखट आंसर आ रहा है सर। 1 1 1 1 1। नालायको तुमको मैं बताता हूँ, रुक जा रुक जा सर। 1 1 1 1 1। प्रत्युष बोला, अच्छा संचित बोला है 4। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैंने जब रिएक्शन लिखा था तो मैंने क्या लिखा था? RH को बनाया था RX, यही किया था ना? मुझे एक बात बताओ, ये RH जो था ये अल्काइल हैलाइड था कि एराइल हैलाइड था? हाँ सर, ये RH जो था वो एल्काइल हैलाइड था। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ? एल्केन वाला पार्ट था वो, एरोमेटिक वाला पार्ट नहीं था। इसमें बताओ ये जो 4th पोजीशन है, क्या ये कभी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लगेगा तो एराइल हैलाइड बनेगा ना, एल्काइल हैलाइड तो बनेगा नहीं। तो हम क्या बना रहे थे? RX बना रहे थे, एल्काइल हैलाइड। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 4th पोजीशन पे तो नहीं होगी सर। ठीक है, तो 4th पोजीशन गया। 3rd पे हाइड्रोजन नहीं है, गया। कंपटीशन है 2 और 1 में। अब 2 और 1 में कैसे डिसाइड करें भैया? 2 जो है वो कितना डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री का। 1 जो है वो कितने डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री का। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉरी, Br लिया ना, तो Br। सही है ये सही है। किसी को समस्या है इसमें? जनता किसी को समस्या है इसमें? सबसे पूछ रहा हूं। ये AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ऐसे ऐसे फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं यार AIPMT वाले। देखो देखो, कोई दिक्कत है इसमें? सबको पूछ रहा हूँ बेटा, कोई समस्या है किसी को? रजिया बोल रही है सर। बोल बेटा क्या समस्या है? अबे ऑल इंडिया पैरामेडिकल टेस्ट जो आप नीट कहते हो, और जिसको पहले AI EEE होता था, जिसको तुम आजकल भावनाओं में बह के जेई मेन कहने लगे हो।
4 नंबर पे क्यों नहीं होगा बेटा? 4 नंबर जो था इससे एराइल बनेगा। एराइल मतलब क्या? ये देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है? एरोमेटिक रिंग का है, ये बेंजीन का कार्बन है। और हम जो ये रिएक्शन पढ़े थे, ये RH से RX बनाए थे, ना कि बेंजीन रिंग वाले से बनाए थे। तो ये आर है ही नहीं, ये क्या है? फिनाइल है, फिनाइल वाला कार्बन है ये। फिनाइल वाला कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा। कौन सा रिएक्ट करेगा? वो कार्बन जो कि एल्केन का हो। एल्केन का कौन है? ये दोनों। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना, sp3 तो यही है। ये सारे क्या है? sp2 वाले। चलेगा? संचित, रजिया, क्लियर है? क्लियर है ये? अनिकेत बोल रहा दौड़ेगा। रजिया ठीक है, फाइन। क्यों नहीं होगा? ध्यान रहेगा क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक वाला है, एरोमेटिक वाले से रिएक्शन नहीं जाने वाली। फाइन, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। थर्ड एग्जाम्पल। सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। बताओ किस पोजीशन पे लगेगा फ्लोरीन? नालायक है ये फ्लोरीन, डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है, धुआंधार रिएक्शन होता है। फटाफट बताओ किस पोजीशन पे? 1 2 3 या 4? 1 2 3 या 4? शुभांगी बोल रही है 2, प्रत्युष बोल रहा है 3, ओके, अनिकेत बोल रहा है 2, जनता जवाब। और लोग हैं, श्रेया बोल रही है 2, सुरभि बोल रही है 2। अपने जो भी तुम्हारे सखा सहेली है वन वाले और जो भी बैचेज वाले, उनको बोल दो कि भाई 12th की ऑर्गेनिक चल रही है, कृपया करके क्लास अटेंड कीजिए, बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 में से तो 2 पे होगा। हाँ तो 4 ही ऑप्शन है भाई, इसी में से कहीं होगा, एक ही जगह होने वाला है। बहुत लिमिटेड फ्लोरीन है अपने पास। ठीक है, तो अपने को पता है, एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, तो अपने को पता है कि सर देखो, फ्लोरीन तो वहां ऐड करा दो जहां पे पहले तो हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन तो यहाँ 3 नंबर पे है नहीं, तो ये तो गया। 1 2 और 4 बचा। अब कहाँ पे भैया फ्लोरीन को लगाएं? तो सर उस जगह पे फ्लोरीन को लगाओ ना जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है रिएक्शन। तो अपने पास ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये कौन सा है? 2 डिग्री है। तो अपने पास 2 नंबर पे लगेगा। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाला कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री कार्बन है। मैं फटाफट यहाँ बना के बता दे रहा हूँ। देखो ऐसे, ऐसे, और यहाँ लग जाएगा फ्लोरीन। अभी भी किसी को समस्या है? अभी भी किसी को समस्या है इसमें? नहीं है। चलो ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल। देखो अल्काइल लाइड में इतने एग्जांपल नहीं करने थे, ये एक्चुअल में एग्जांपल करने से जब अपन एल्केन्स पढ़ते, क्योंकि उसमें ये रिएक्शन आता। बट ठीक है, अब उसमें बहुत लोग नहीं पढ़े हो, इस वजह से मैं इसमें इतने सारे एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ। ठीक है, सर बड़ा समस्या है इसमें। सर ये तो पता है कि 1 नंबर पे तो नहीं होगा, ये तो श्योर हो गए, लेकिन सर 2 डिग्री तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब क्या करें? अब बताओ कहाँ लगाएं हेलोजन? कहाँ लगाएं हेलोजन? अच्छा, जितनी जनता यहाँ पे है ना, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कॉमनली,
कितने ऐसे हो जिसने रेजोनेंस पढ़ा है? रेजोनेंस में नहीं, रेजोनेंस, ठीक है। कितने रेजोनेंस पढ़ा है पहले? सुरभि बोलिए नहीं सर नहीं पढ़ा है। पढ़ा है, अनिकेत बोल रहा है पढ़ा है, वाह। ठीक है, तो अनिकेत आंसर देगा। हाँ बेटा, ऑडियो ऑन कर अपना। ओके, रुचिका बोल रही है सर मैंने ये बात तो एक पूछना पड़ेगा कि रुचिका बोले सर हम भी पढ़े हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर रुचिका का रहेगा। ओके, अनिकेत ऑडियो ऑन कीजिए बेटा। सर आधा पढ़ा है, स्किप कर गया। चलो ठीक है, रुचिका बताएगी। रुचिका बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। रुचिका बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। अच्छा चल ठीक है, नहीं ऑडियो ऑन करेगी तो कोई बात नहीं बेटा। मुझे ये बता कि इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पे मैं फ्री रेडिकल बनाता या कार्बोकेटायन बनाता तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती? 1 2 3 4 चारों में से जहां फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती। दिल पे मत लेना जो नहीं पढ़े हो, ठीक है सर पता नहीं हम तो पढ़े नहीं है तो आप तो हमको टॉर्चर कर रहे हो, नहीं दिल पे मत लेना, रुक जाओ। रुचिका बोल रही है सर 2 पे, गुड, ठीक है। तो रुचिका का कहना है कि सर 2 पे अगर हम फ्री रेडिकल बनाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि 2 पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा। कल तुम लोगों को रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था, नलायक को याद करो। डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिख रहा है ये 2, तो कल निकल से 2 क्लास पहले बताया था मैंने, ठीक है। मैंने बताया था उस दिन कि रेजोनेंस में जा रहा है ना ये डबल बॉन्ड के साथ, ये क्या है 2 रेजोनेंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट, ये डबल बॉन्ड का ये कार्बन और ये देखो ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ। तो हमें यहां से पता चल गया कि देखो ये जो 2 पोजीशन पे अगर कुछ भी बनता है, फ्री रेडिकल बनता है तो रेजोनेंस में जाएगा, और रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। रेजोनेंस में जाने का मतलब स्टेबिलिटी अपनी बढ़ा लेना। तो इस वजह से 2 पे फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, और मैंने लिखवाया था कि जहां फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहीं पे रिएक्शन अधिक होगी। तो 2 पे चूंकि फ्री रेडिकल स्टेबल बन रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए रिएक्टिविटी 2 पे ही ज्यादा होगी। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस कदर बनेगा। ऐसे लिख लूं तो दिल पे मत लेना यार, ये भी रेजोनेंस की वजह से लिख देता हूं, मतलब ऐसे ना लिखूं, ऐसे ना लिख के गोला भी लगा लूं तो मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। अरे कोई बात नहीं, स्टेबिलिटी नहीं पढ़ाया था, मैं मान लिया नहीं पढ़ाया था, मैंने ये बताया था ना कि रेजोनेंस होता है अल्टरनेट पोजीशन पे। तो ये देखो तो अल्टरनेट पोजीशन है ना, रेजोनेंस होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। और अभी जस्ट बताया था कि फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस होता है, तो फ्री रेडिकल के साथ रेजोनेंस होगा तो इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं पढ़ाया था बट ठीक है, ध्यान रखना। रेजोनेंस हो रहा है इसलिए स्टेबिलिटी उसकी बढ़ गई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बढ़ गई स्टेबिलिटी। चलेगा ये? नहीं जिसको पता रेजोनेंस, आंख बंद करके एक चीज, बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वहीं पे होगा सब्सटीट्यूशन। बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा वहीं पे होगा सब्सटीट्यूशन। पता नहीं क्या वर्ड सर नाम ले लिए, हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा रहे हो ना, एक को हटा के दूसरा लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? सब्सटीट्यूट कर रहे हो। तो बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा सब्सटीट्यूशन वहीं पे होगा। क्लियर है? बढ़ सकते हैं अब आगे? सारी जनता से पूछ रहा हूँ, बढ़े आगे? कोई ऐसा है जो दिल पे लेके बैठो नहीं सर नहीं बढ़, नहीं मेरे को तो बताओ आप। चलो ठीक है, गुड, समझदार लोगों। तो ध्यान रखिएगा बेटा ये चीज कि बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ हो, जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ वहीं पे सब्सटीट्यूशन पहले होता है, ठीक है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। पहला प्रिपरेशन मेथड काम भर हो चुका अपना, ओके, कि अपन एल्केन से कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट पे आते हैं, एल्कीन से कैसे बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, इससे एल्काइल हैलाइड बनाने का पहला तरीका, बहुत सारे तरीके हैं इसमें, तो इसमें पहला तरीका है एडिशन ऑफ HX, काम खत्म, HX डाल दो। HX का मतलब क्या हुआ? HCl, HBr, HI, इसको बोलते हैं अपन HX। HI के लिए ये रिएक्शन नहीं वैलिड होती है, बाद में देखेंगे क्यों क्या। जो लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं उनको याद होगा कि एल्कीन का रिएक्शन ये पढ़ते थे, एल्कीन विथ HX, ठीक है। ओके, जैसे ही एल्कीन में तुम HX डालोगे, ये एल्कीन है इसमें HX डालोगे तो ये कैसा रिएक्शन दे देगा? ये बन जाएगा ऐसे C, और एक जगह आ जाएगा X, एक जगह आ जाएगा H। अगर गलती से तुमको याद हो तो ये क्लास 10th में भी रिएक्शन ये पढ़नी थी आपको थोड़ी सी, एडिशन ऑफ HCl। अगर गलती से याद हो तो एल्कीन में एडिशन ऑफ HCl पढ़ते थे, एक जगह H लगाते थे और एक जगह Cl लगाते थे। चलेगा, बेसिक लिख दिया। बहुत तरीका है, मैंने A बताया, इसमें B C D आते जाएगा। डन है?
कोई बात नहीं, नहीं आया तो छोड़ जाने दो। चलो एग्जाम्पल अब इसके करते हैं फटाफट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑप्शंस मैं इसमें बोलता हूं, बताओ इन दोनों में हाइड्रोजन कहां लगेगा और हेलोजन कहां लगेगा। 1 और 2 पोजीशन, बताओ इसमें हाइड्रोजन कहां लगाऊं और हेलोजन कहां लगाऊं। हाँ जी, हाइड्रोजन और हेलोजन कहां लगाया जाए। हाइड्रोजन कहां लगाऊं, मैं सारी जनता से पूछ रहा हूं सर, हाइड्रोजन 1 और 2 में से हाइड्रोजन कहां लगेगा। 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हेलोजन, कौन बोल रहा है, अनिकेत। 1 पे हेलोजन, साक्षी बोल रही है सर 1 पे हेलोजन। प्रतीश बोल रहा है 1 पे हाइड्रोजन। कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर छोड़ दो ना, मतलब पता ही नहीं है, हम क्या तुक्का मारे। एक रूल बताता हूं, ध्यान रखना यहाँ पे। एक रूल है जिसको बोलते हैं मार्कोव निकोव रूल। मार्कोव निकोव रूल, ठीक है। अब ये रूल बहुत अलग अलग तरीके से लगता है, बहुत डेप्थ में पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूं क्या चीज है, शॉर्ट में बता रहा हूं। एड हाइड्रोजन वेयर इट ऑलरेडी मैक्सिमम। मार्कोव निकोव रूल कहता है कि भैया आप हाइड्रोजन को वहां लगाइए जहां पे आपको पहले से जहां पे हाइड्रोजन अधिक हो। मार्कोव निकोव रूल कहता है, बड़ा अजीब सा नियम है कि दान उसको दो जहां और जिसके पास जो ऑलरेडी अमीर हो, बट सच यही है, ठीक है। पैसे भी उसी को मिलते हैं, इन्वेस्ट उसी में लोग करते हैं जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा हो, ठीक है। तो बात यह है कि मार्कोव निकोव रूल क्या बोलता है कि भाई साहब आप हाइड्रोजन का एडिशन वहीं कीजिए जहां पे ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो हमको पता है इन दोनों में कौन सा ऐसा पोजीशन जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। ऑब्वियस है ना, डबल बॉन्ड को तोड़ के एक जगह एच आएगा और एक जगह सी आएगा, इसमें तो कष्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ तो आने से रहा। अब इन दोनों में से एक जगह एच और एक जगह सी एल, तो कहाँ एच लगाए, जहां पे हाइड्रोजन अधिक है। कहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है, सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ अगर एच लगेगा तो ऑब्वियस नहीं है कि सी एल कहाँ लगेगा, 1 पे। तो अपने पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो, और यहाँ पे लग जाएगा एच। किसी को समस्या है इसमें तो फटाफट बताओ कि सर खोपड़े में नहीं गया ये। किसी को समस्या है, सॉरी बी आर है, माई यार ये सब चीज को तो दिल पे नहीं लेना, ठीक है, लिख देता हूँ किसी ने, हाँ फाइन। किसी को समस्या है इसमें, जनता किसी को कोई समस्या है, सबसे पूछ रहा हूँ भाई, किसी को समस्या है, नहीं है, ठीक है। तो मार्कोव निकोव रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि भैया आप हाइड्रोजन वहां लगाइए जहां ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। बोला है कि हेलोजन कहां लगेगा, सेम क्वेश्चन है, पोजीशन दे रहा हूं 1 2 3 4। अब लो, अलग समस्या आ गया। ठीक है सर, यहाँ भी एल्कीन है, एल्कीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब मैं हेलोजन कहाँ लगाऊं, ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक ग्रुप के लिए वैलिड है। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, जो चेन, जो स्ट्रेट चेन वाले तो होते हैं, बस उसके लिए वैलिड है। इस केस में भी बेंजीन के अंदर का डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता है।
बेंजीन का डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रिएक्टिविटी होगी वो रिंग से बाहर होगी, रिंग के अंदर कोई भी छुआछूत नहीं होने वाला। ठीक है, तो रिंग के अंदर को टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना भैया, ये भाई साहब नन रिएक्टिव है इस केस में। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये भाई साहब क्या है? नन रिएक्टिव है। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा? ठीक है, हाँ अब इधर आते हैं कि सर इन दोनों पोजीशन में से कौन से पोजीशन पे लगाया जाए। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि इन दोनों पोजीशन में से किस पोजीशन पे लगाया जाए। तो देखो अब इसमें थोड़ा सा कैसे डिसाइड करोगे कि 1 और 2 में कहाँ लगेगा। तो अब इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जहां हेलोजन लगाने वाले हो ना, सुन लो ध्यान से, जहां हेलोजन लगाने वाले हो उसके बगल का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, अगर उस पे हाइड्रोजन का नंबर ऑलरेडी ज्यादा है तो वहां पे लगा लो हेलोजन। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, मैं उधर यार, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अब देखो यहाँ पे ना समस्या क्या है ना कि सर इन दोनों में से कहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों पे तो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन एक है, यहाँ भी हाइड्रोजन एक है, तो हमको कैसे पता कहाँ लगाएं। तो उस जगह पे सुनो मैं बता रहा हूँ, उसको यहाँ अप्लाई करना। हेलोजन उस जगह लगेगा जिसके बगल वाला कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन हो। जिसके बगल वाले कार्बन, कौन सा कार्बन है? sp3 कार्बन। जिसके बगल का sp3 कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन हो वहीं हेलोजन लगाओगे। बताओ तो कौन सा केस है, यहां लगाएं या यहां लगाएं? गुड, शुभांगी बोल रही है 1, रुचिका बोल रही है 1, अनिकेत बोल रहा है 2। भाई मेरे इस वाले पे अगर लगाओगे तो इसके बगल वाले कार्बन पे जो sp3, मैंने बोला sp3, ये sp3 इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इस वाले कार्बन के बगल का ये sp3, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो अपन कहाँ लगा लेंगे? इस जगह पे। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। जो लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े हैं या जो लोग रेजोनेंस पढ़े हैं उनको रेजोनेंस मैं समझा देता हूँ कि पहले होता है H+ का एडिशन। तो कार्बोकेटायन, सुनो, जहां कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है हेलोजन वहीं लगता है। ये बेसिक फंडा है, ये सारे रूल उसी के अंदर आ जाते हैं। जिस जगह पे कार्बोकेटायन स्टेबल, एडिशन ऑफ हेलोजन वहीं होगा। अगर इस केस में बात किया जाए तो कार्बोकेटायन यहाँ स्टेबल होगा, इसलिए एडिशन ऑफ हेलोजन यहाँ होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे एडिशन ऑफ, यहाँ कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन अधिक है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के लिए हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, इफेक्ट्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इफेक्ट बताया था, उसमें दूसरा इफेक्ट कौन सा था बेटा? हाइपर कंजुगेशन था। उसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉमन उसका नाम है बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, देखो अल्फा हाइड्रोजन के टर्म में भी समझ सकते हो बट मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मतलब इतना बस इस तरीके से समझ लो, तरीके से बस बता दे रहा हूँ क्योंकि अल्फा गामा बीटा हाइड्रोजन आपको समझ में अभी नहीं आएंगे, नहीं पढ़े हो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन ये सारी चीजें, इसलिए कष्ट है थोड़ा सा। बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तरीका बता दिया कैसे बताना है। ठीक है, बस वो कार्बन पकड़ लो जिसके बगल वाले कार्बन के पास आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और उन हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है वहीं पे होगा स्टेबिलिटी। बेटा ये बोर्ड यही सब में है, ये मत भूलना कि सर नहीं है। बोर्ड वाले थोड़ा सा आराम से पूछ लेते हैं, इतना तो नहीं जाते, बोर्ड वाले थोड़े शरीफ हैं, बट जेई नीट वाले तो इतना तो क्या ही है, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। एडवांस वाले तो इसको 4 स्टेप आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब काफी लोग थोड़े से परेशान हो गए हैं, थोड़े दुखी हो गए होंगे। इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा बात कर ही लेते हैं अपन उस चीज पे। मुझे ये बताओ, कॉमनली पूछ रहा हूँ आप लोग से, मुझे ये बताओ कि कब पढ़ सकते हो, जिसको इसको पढ़ना है जीओसी कब पढ़ सकते हो? देखो रेगुलर टाइम में नहीं हो सकता, रेगुलर टाइम में अपने को अल्काइल लाइट पढ़ना पड़ेगा। तुम मुझे बता दो कब पढ़ सकते हो, कोई भी एक, अगर ऑडियो ऑन करके बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। अ, अनिकेत बोल रहा है संडे को, शुभांगी बोलिए सर जब आप बोलिए, श्रेया बोल रही है संडे को। यार देखो मैं तो पढ़ा दूंगा क्योंकि मेरे पास फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे मतलब टाइम का ऐसा कोई ज़्यादा इशू है नहीं, मैं पढ़ा सकता हूँ। बस रात को मत बोलना कि सर रात को 10 बजे बाद पढ़ाओ। ठीक है,
उसके अलावा सब ठीक है। 10 बजे के बाद प्राइवेट टाइम होता है, तो उसके अलावा सब ठीक है। तो संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। हाँ बेटा देखो, सिर्फ संडे को अगर चलोगे, सिर्फ संडे को अगर चलोगे तो नहीं हो पाएगा, टू बी फ्रैंक। ठीक है, झूठ वाली चीज़ नहीं यार कि मैं बोल दूं कि बेटा हो जाएगा, संडे को मैं 1 घंटा 2 घंटे क्लास लूंगा हो जाएगा, नहीं होगा यार। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो, बेसिक से जाना चाहते हो, बिल्कुल मतलब कोर चीज़ समझना चाहते हो, रटना नहीं चाहते हो, तो संडे से नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल मतलब जेई नीट के पर्सपेक्टिव से बात, काम भर हो जाएगा, बट वो कहते हैं ना कि एकदम मतलब लगे कि यार फील आ जाए कि यार क्या मस्त चीज़ है सर, आप कैसे भी घुमा दो हम बता देंगे, वो चीज़ नहीं आएगी। तो टाइम आपको लंबा देना पड़ेगा। बेटा रात को जाएगा ना तो घर वाले कष्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, आज है थर्सडे, कल फ्राइडे है, और कल शाम को क्लास कर सकते हो, कल इवनिंग में। बट ये मैं बोल दे रहा हूँ, इसका रेगुलर क्लास से कोई टच नहीं है। फिर मत बोलना सर आपने कहा एक्स्ट्रा क्लास रख दिया है, ये चलेगा, जिसको करना है करना, जिसको नहीं करना है कोई बात नहीं। लेकिन अच्छी चीज है, जरूरी है, मजा आएगा पढ़ने में, वो अलग चीज है, वो मेरे तरफ से एडअप है। शाम को 12 का 12th का क्लास होता है। कौन सी क्लास होती है भाई? अच्छा वहाँ सेंट्रली क्लास चलती है क्या, ऐसा कुछ? ठीक है, ओके। मॉर्निंग में तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ क्लास है। तो वहाँ पे कितने बजे से कितने बजे क्लास होती है तुम्हारी? 3:30 से 6:30। तो 2 बजे के बाद तो फ्री हो ना, 2 से 3:30 तो फ्री हो। हाँ सब बोल रहे हैं यस सर, यस सर, नो सर। संचित, अबे क्या हो गया, क्या कष्ट है? प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा क्या? प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्या चीज का? अबे पढ़ेगा नहीं तो प्रिपरेशन क्या करेगा बेटा? तो कब चाहता है तू ही बता दे, कब चाहता है? संचित ऑडियो ऑन कर दो बेटा। संचित ऑडियो ऑन करो और बोलो कब चाहते हो बेटा टाइम। 5 बजे सुबह? सेंटर नहीं खुलता, ठीक है? 5 बजे सुबह, और मैं जगने वाला इंसान भी नहीं हूँ 5 बजे, छोड़ दो। 5 बजे तो ना हो पाएगा, ये गलत बात है। तुम रात को मेरे को बोलेगा 2 बजे करने के लिए तो वो चलेगा मेरे को, लेकिन सुबह 5 बजे नहीं चलेगा। वो तो मुझे पता है, 7 बजे कभी मतलब 8 बजे जगना पड़ता है, कितना कष्ट से जगता हूँ मैं। अबे क्लियर बोलो, मतलब फालतू वाला बात नहीं है, ठीक है बहुत हो गया। क्लियर बोलो कितने बजे टाइम रखना है। और मैं ये बता दे रहा हूँ क्लास लंबा रखूंगा मैं, मतलब कम से कम 2 घंटे। तो प्रिपेयर हो के आना कि 2 घंटे तो हम पकना ही पकना है आज। 7 बजे शाम में? रात को 9 बजे नहीं हो सकता ना बेटा, रात बहुत हो जाएगी रात। ठीक है शाम को 7 बजे, फाइन। तो आपको आज मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा, लेकिन ग्रुप में बहुत कंफ्यूजन भी होता है। काम कर यार, कुछ ऑप्शन भी नहीं है। ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज तो सब हो जाओगे कि सब लोग आप सोचेंगे पता नहीं कौन सी क्लास है, नहीं है, क्या है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। अच्छा ठीक है, यार ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे को मैसेज करो। सर हाँ बोलो। ये बताइए आपको कौन बोला है कि अल्काइल पढ़ाने के लिए? मतलब तुम्हारे बैचेज वाले सबने बोले हैं कि सर 12th का ऑर्गेनिक हमें पढ़ना है, सर 11th वाले ऑर्गेनिक हमें नहीं पढ़ना है, बहुत लोगों ने बोला है, तो मैंने बोला ठीक है यार फाइन। जो और क्या बोला है वो आज प्रेजेंट है? मुझे नहीं पता किसने बोला, मतलब सच में नहीं पता कि किसने बोला, क्या हुआ, किससे बात हुई, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट ठीक है यार कोई बात नहीं, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप 12th में हो और 11th में पढ़ने में कष्ट है, तो फिर मैं मान सकता हूँ ये चीज़। मुझे नहीं पता यार किसने बोला है, मतलब नहीं मैं जानना चाहता हूँ किसने है, क्या है, नहीं है, ठीक है। बट हाँ लोगों का ये था कि सर 11th नहीं पढ़ना अपने को, 12th पढ़ना है, तो मैंने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं अपन, कल 7 बजे रखते हैं। अगर देखो, अगर ग्रुप में मैसेज आता है क्लास कल 7 बजे नहीं है, तो उसको मान लेना नहीं है, अगर कुछ इशू होता है तो। और अगर ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आता क्लास के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब क्लास है।
लेखिका बोल रही है 7:30, ठीक है भाई 7:30 चल, ओके ठीक है। तो कल 7:30 बजे क्लास होगी। अगर ग्रुप में तुम्हें कोई मैसेज नहीं मिलता इसका मतलब क्लास होगी, और अगर ग्रुप में अगर ऐसा हुआ कोई इशू हुआ क्लास नहीं करा पाएंगे तो फिर मैं मैसेज करवा दूंगा कि क्लास नहीं होगा, ठीक है। होने क्लास होगा इसके लिए कोई मैसेज नहीं आएगा। लिंक कैसे मिलेगा यार, ये भी अलग समस्या है। चलो ठीक है, बोल बेटा। सर लिंक भेजिएगा तभी ना क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ बेटा वही तो सोच रहा हूँ मैं भी। चलो ठीक है यार, लिंक भी मैं भेज दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा मैसेज, मैं एक मैसेज बना दूंगा वैसा उसके हिसाब से कि जिसको एक्स्ट्रा क्लास करना है क्लास 11th का वो ज्वाइन करे, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। सर रेगुलर क्लास में नहीं हो सकता, पहले 11th कंप्लीट फिर 12th हो। बेटा ये ऐसे नहीं सर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर 12th पढ़ रहे उधर 11th पढ़ रहे हैं, 12th में कुछ अलग चल रहा देखो है। एक चीज जान लो, ऑर्गेनिक के साथ एक अच्छी चीज ये है ना कि बेटा कि पूरी ऑर्गेनिक एक साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग चल रहा है। ये नहीं है कि मतलब 11th वाले का 12th से मतलब नहीं है, 12th वाले का 11th से मतलब नहीं है। सर इतनी क्लासेस कैसे कर पाएंगे, दिन दिन 6 क्लासेस कैसे हो पाएंगे सर? सर बोल बेटा। सर पहले 11th ही कंप्लीट कर दीजिए ना। सर वैसे भी अवंती के सर सेंटर वाले पे वो जो सर जो सेंट्रली चल रहा है उसमें सर 12th का तो स्टार्ट होने वाला है, तो सर वहां से तो पढ़ ही लेंगे सर 12th का। यस सर। आप 11th पढ़ा दीजिए। यार तो धर्म संकट में डाल दिया तुम लोगों ने मेरे को। सर क्योंकि मतलब सर जैसे आप आज मतलब सर हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब बता रहे थे, स्टेबिलिटी, तो सर वो सब अगर हम लोग पढ़े रहेंगे तो सर ज्यादा समझ में आता है। देखो ये तो ऑब्वियस है बेटा कि अगर आप नहीं पढ़े तो बाउंसर जाएगा, और ऑर्गेनिक के साथ ये कष्ट है ना कि नहीं समझ में आएगा तो लगेगा पता नहीं कौन सा टॉर्चर चल रहा है, ऐसा लगेगा यस सर। पता नहीं हाइपर सर तो हम कॉन्जुगेशन लोग से क्या पढ़े हो ही जाता नहीं है। है ना, रेजोनेंस कुछ नहीं। चलो ठीक है, एक काम कर रहे हैं, इतना कष्ट कर लो। मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, कल के लिए मतलब कल तक का मुझे टाइम दो। कल 7:30 बजे का मैं देखता हूँ क्या प्लान बनता है। अगर हो सकता है तो कल क्लास रख लेंगे, थोड़ी लंबी क्लास रख लेंगे कल रात को, और देखता हूँ कि उसको कैसे सेट कर सकते हैं। क्या इसी क्लास में कुछ उपाय हो पाएगा कि इसको थोड़ा लंबा या कुछ कट करके, या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके हिसाब से प्लान करते हैं। मैं एक बार सौरभ से बात करता हूँ कि क्या कर सकते हैं अपन इसमें, मतलब 11th को ही पहले कंप्लीट करना। बिकॉज देखो एक चीज़ है, मैं बहुत फ्रैंकली मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो मैं कभी नहीं चाहता था कि ऑर्गेनिक में ऑनलाइन पढ़ाऊँ, टू बी फ्रैंक मैं कभी नहीं चाहता। रीजन है कि एक ऐसा टॉपिक है ना जिस टॉपिक को जब तक मैं सामने सामने नहीं देखूंगा, मैं मतलब अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा आपके लिए भी थोड़ा टॉर्चरस हो जाएगा। मतलब लगेगा कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, बोर हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक से बहुत बहुत जल्दी ऐसा होता है ना कि लोगों का मन उब जाता है, लेकिन जबकि सबसे इंटरेस्टिंग है, ये सबसे इंटरेस्टिंग सबसे आसान है, लेकिन लोगों का मन उब जाता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाऊं, बट मजबूरी एक ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। फिर भी पढ़ाया तो मैं 11 से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता था। अब कंडीशन यहाँ पे है कि अगर मैं 11 पूरे बेसिक से स्टार्ट करूं तो मैं चाहता हूं बेटा कि जैसे सारी जगह जो एक तरीका एनसीईआरटी का तरीका नहीं, जो एक स्टैंडर्ड तरीका, आप कहीं भी किसी कोचिंग में अगर हो, कहीं हो किसी कहीं भी बंसल सीपी रेजोनेंस या फिटजी कहीं भी हो, तो अगर आप देखोगे तो वो फॉलो हमेशा ये फॉलो पैटर्न किया जाता है कि जीओसी नॉमेनक्लेचर, मतलब पहले नॉमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, उसके बाद आप देखोगे रिएक्शन मैकेनिज्म, या जीओसी में ही रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत जगह ये कर लेते हैं, और उसके बाद आपके पास ये सारे चैप्टर्स आते हैं जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये सारे जो हैं। उससे पहले एक हाइड्रोकार्बन आ जाता है। मैं भी चाहता था प्रैक्टिकली वही फॉलो करना, क्योंकि वो हमेशा इजी पड़ता है और आपका जो कॉम्पिटेटिव पार्ट है वो आसानी से कवर हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बहुत अच्छे ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, पता नहीं ज्वाइनिंग में भी क्या इशू आ रहा है मुझे नहीं पता है। और एक चीज़ है जो मतलब जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था तो मुझे पता है कि मैंने स्पीड अपनी तेज रखी है, मजबूरी थी मेरी कि मुझे तेज रखना पड़ा है। यहाँ पे मैं तेज नहीं रख रहा, बट वहाँ मेरी मजबूरी थी बेटा, क्योंकि मुझे कम टाइम में बहुत लंबा सिलेबस खींचना है, बहुत कम लंबा सिलेबस। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो मेरी मजबूरी है ना कि मुझे वो सारी चीजें बतानी भी है, छोड़ भी नहीं सकता, और टाइम भी मेरे पास कम है। तो ये कंस्ट्रेन जब होता है ना मैं किसी के साथ, तो थोड़ा सा अपने को मैनेज करके चलना पड़ता है। बट लास्टली ये सिचुएशन आया कि आप 12th पढ़ा, अपन 12th पढ़े, तो फिर मैं 12th पे आ गया। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि जीओसी एटलीस्ट पढ़ें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते वो बाद में देखा जाएगा। जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म अपन पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं मानता हूँ, बहुत जगह टर्म्स यूज होते हैं यार, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, स्टेबिलिटी, क्या करोगे, बाउंसर जाने लगेगा चीजें। ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले उसको पढ़ें। कल रात का मैं कल शाम का जो शेड्यूल है उसको अभी रखते हैं कि कल शाम को पढ़ेंगे। थोड़ा मैनेज करो एक दिन के लिए,
उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको पॉज करके वो चलाऊंगा, ठीक है? चलेगा? आप बोल लो भाई, जितने लोग कंटिन्यू बोल रहे थे अब तो बोलो कि सर हाँ है ना है कुछ तो। सर एक क्वेश्चन था सर। बोल भाई। कल ग्रुप में लिंक डालूंगा मैं, जो क्वेश्चन ठीक है जो सर, आपका आपको सेंड कर प्रॉपर रहे तरीके हैं। से बना के जो भी आपके मैसेज है मैसेज के साथ लिंक आ जाएगा। बोलो। सर सेंड करें 1 मिनट। अच्छा ठीक है, उस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, जो भी हाँ क्वेश्चन भेज दो तुम मेरे को। यहाँ मतलब ये क्लियर है ना कि अपन कैसे चलने वाले हैं? अच्छा आइसोमेरिज में कितने लोगों ने पढ़ लिया ये बता मेरे को। मतलब स्टीरियो वगैरह बताना है, इनैंसियोमर डाई स्टीरियोमर्स ये सब क्या होते हैं, ये सब पढ़ाना होगा या ओके ओके ये समझ में आता है सब? रेसमिक मिक्सचर ये सब सर पता है सब? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर जो पढ़ाया गया सर वो पढ़े हैं। तो कोऑर्डिनेशन में तो बहुत लिमिट, उसमें ये सब थोड़ी पढ़ते हो यार, रेसमिक मिक्सचर या इनैंसियोमर डाई स्टीरियोमर्स ये सब थोड़ी पढ़ते हो। एंशोमर्स तो पढ़े हैं सर। थोड़ा बहुत है, ठीक है, मतलब मान लिया फिशर प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ पढ़े हो? नो फिशर सर। प्रोजेक्शन नहीं आता यार, वो कोऑर्डिनेशन में थोड़ी आएगा। इनैंसियोमर बस आता है, डायस्टेरियोमर्स तो वो भी नहीं आता। डायस्टेरियोमर्स या मेसो कंपाउंड ये सब पढ़े हो? डायस्टीमर्स पढ़े हैं। मेसो वगैरह सब पढ़े हो? क्योंकि वो भी यहाँ आने वाला है, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो आएगा, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ तुमसे। ऑर्गेनिक का कुछ नहीं पढ़े हैं। 1182 और 1182 1282। चलो ठीक है फाइन, तो कोई बात नहीं, जो है सो है। अपन बेसिक से चल रहे हैं, 11 से चलाएंगे। अगर रेगुलर क्लास में समस्या है तो रेगुलर भी चलेगा, वो भी चलाएंगे। अब मैंने ट्राई करता हूँ कि ये इसको पॉज करें, पहले वो पढ़ लें जो जरूरी है, ठीक है? जरूर बहुत जरूरी है, मैं मानता हूँ पढ़ना, ठीक है, उसको स्किप नहीं कर सकते। और 12th का कोई सिलेबस कट नहीं हुआ है तो ध्यान रखना, ऑर्गेनिक पढ़ना ही है एट एनी कॉस्ट, उसको छोड़ नहीं सकते। एक चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर हो लो, थोड़ी चलेंगे 11th में, थोड़ा स्पीड रखूंगा मैं, चलेगा? बोल लो भाई हाँ या ना। सबसे पूछ रहा हूँ, एक से नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ। अनिकेत बोल रहा है हाँ, शिवानी बोल रही है हाँ सर। प्रिपेयर होकर रहना कि सर थोड़ा तेज तो मैं पढ़ाऊंगा 11th में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है? और कॉपी पेन लेके बैठना, जो जो क्वेश्चंस कराते जाऊंगा फटाफट लिखते जाना। ये नहीं कि सर आप बाद में भेजोगे हम करेंगे, वो वाला काम नहीं, क्योंकि करोगे साथ में तो खोपड़ी में जाएगा, ऐसे बाउंसर नोबल चला जाएगा, फिर बोलोगे सर पता नहीं आप क्या जादू हो गया था। इसमें आराम से चलेंगे, हौले हौले, इसमें कोई टेंशन ही नहीं। 12th का सिलेबस आराम से, 11th वाला थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, ठीक है? वर्षा बोली सर मजबूरी है तो करना ही है। हाँ बेटा, फैक्ट यही है कि मजबूरी है यार, अपने 11th पढ़ रहे हैं, मजबूरी है तो कुछ कर नहीं सकते, तेज चलना पड़ेगा यार। क्योंकि अगर सब पढ़ना चाहते हो तो तेज चलना पड़ेगा, जितना आपका सिलेबस वो पढ़ना है तो तेज चलना पड़ेगा। मतलब दुखी हो गए, मुझे पता है बहुत लोगों ने सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, टॉर्चर होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सभी रेडी है? सुन के अच्छा लगा। राशि बोल रही है वर्षा क्या लेखिका सर, बट इस बार बस मैनेज करो, मैं ट्राई करता हूँ, कल भी अगर हो पाए कि ना हो तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन कल तक मैक्सिमम मैनेज करो, उसके बाद कुछ रास्ते निकालेंगे अपन, ठीक है? कुछ तो निकालेंगे। और नहीं तो एक लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ लेंगे अभी, सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड, जो आपका बोर्ड एकदम सीधे एनसीईआरटी जो है बिल्कुल एनसीईआरटी 2 कॉपी पढ़ लेंगे, काम खत्म। जेई नीट वाली जो चीज है उसको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? लास्ट ऑप्शन अपने पास एक ये भी है, और देखता हूँ मैं क्या। इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो हमारे सामने वाली क्लास में हो ही रहा है सर, आप बस 11th पढ़ा दीजिए। ये तो हमारे सामने क्लास में शुरू से हो रहा है सर, सेंटर वाली क्लास में। ठीक है ठीक है ओके, ठीक है बेटा। सेंटर में एक्चुअली दिक्कत क्या है कि सब क्लास नहीं कर रहे हैं, समस्या यही तो है। मतलब कुछ सब पता नहीं, कोई कहीं क्लास कर रहा है, कोई कहीं क्लास कर रहा है। कितने बच्चे थे अभी, कितने हैं समझ में नहीं आता, कौन क्लास कर रहा है कौन कर नहीं रहा है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, भंगोर समस्या है ये यार। ऑफलाइन में यही फायदा होता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं बेटा। इसके लिए मैं एक बार आज बात भी करता हूँ, और आप लोग से भी शायद सौरभ बात करेगा, या देखते हैं क्या कर सकते हैं यार। मैं ट्राई करता हूँ कि 11th पे जाऊँ, जरूरी है वो। क्वेश्चन ठीक है, और किसी ने क्वेश्चन भेजा है? 1 मिनट रुक गया बेटा, कहाँ गया यार, बहुत सारे चैट आ गए मेरे पास ऊपर नीचे। वो वाला सर क्वेश्चन नंबर 115। 1 सेकंड बेटा, खोल लेने दे मेरे को।
घूम जा भाई। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर बेटा 104567। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 105। 105। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, क्या दिया है? पहला दिया है एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन, बेंजीन के ऊपर लगाया NH2 एनिलीन। सेकंड दिया है NH3 पे प्लस, ये दिया ना? ओके NH3 पे प्लस चलो ठीक है। थर्ड दिया है OH फेनॉल, और लास्ट वाला बेटा पता नहीं चला क्या दिया। OMIS लिखा है क्या? सर Cl लिखा है आखिरी में। पता नहीं चल रहा है मेरे को, दिख नहीं रहा है यार। Cl है, ठीक है फाइन। इधर का दिख रहा है ना लास्ट तक बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, ठीक है यही है ना? बड़ा कर लो मैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी चलो तो छोटा होते गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं फाइन। बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अपने को एक चीज तो दिख रहा है सर, यहाँ लोन पेयर डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन है, यहाँ प्लस डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन है, यहाँ लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, यहाँ लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, कोई समस्या दिख नहीं रहा है। फिर सर ऐसा कौन सा होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा? रेजोनेंस होने के बाद अगर कोई ऐसा बन रहा है जो कि मैंने बताया था कि ऑक्टेट रूल वैलिड होना चाहिए, अगर ऑक्टेट रूल को जो सही सब सेटिस्फाई नहीं करेगा वहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका जब तुम रेजोनेंस बनाओगे बेटा, जिनने भी क्वेश्चन पूछा मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने रेजोनेंस थोड़ा पढ़ा है। किसने क्वेश्चन पूछा है? सर हाँ। सर संचित ने पूछा था सर, वो उसका लैपटॉप ऑफ हो गया है सर। कोई बात नहीं, ठीक तो साथ में है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, तो बोलो संजीत। यस सर। हाँ मुझे ये बताओ कि थोड़ा बहुत रेजोनेंस आता है? यस सर, जहाँ तक आप पढ़ा उतना आता है। नहीं भाई, मेरे तक जितना पढ़ा है तब तो कष्ट है, ठीक है क्योंकि बहुत आगे है ये, फिर भी चलो ठीक है। देखो ये डबल, ये जो लोन पेयर है ये अंदर जाएगा और ये उठ के यहाँ चला आएगा, ठीक है ये बताया था लास्ट क्लास में। यहाँ देखो क्या कष्ट है बेटा, यहाँ अगर तुम देखोगे तो तुम यहाँ अगर ट्राई करो कि ये डबल बॉन्ड यहाँ जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाए और ये पॉजिटिव यहाँ उठ के आ जाना चाहिए, यही रेजोनेंस होगा ना? तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ, इसका बनाऊं तो मैं देखो ऐसे बना लूं, किसी को समस्या मतलब देखो ऐसे बना ले रहा हूं मैं, ये ऐसे, ये नाइट्रोजन, ये H2, इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चलेगा। ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं बनाता हूं तो देखो बड़ी समस्या है यार। ये भी यार क्या हो रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही यार, दिख रहा है ना ये? यस सर दिख रहा है। ठीक है, इसका जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं तो बेटा ये पॉजिटिव को मैं क्या करूं, यहां भेजूं, डबल बॉन्ड को यहां भेजूं, मतलब ये बना लूं, ऐसे कर लो यार, ये उल्टा बना दिया ना मैंने, इधर इधर वाला बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं बट ठीक है चलेगा। यस सर। बेटा एक बात बता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नो सर। ये 5 बॉन्ड बना रहा है ना 3 हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ, क्या पॉसिबल है ऐसा कभी? ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है। ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, इस वजह से ये भाई साहब रेजोनेंस नहीं दिखाएंगे। सेम कहानी इन दोनों में चेक कर सकते हो, इसका बना लो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेना, यहाँ पॉजिटिव दे देना और यहाँ पे नेगेटिव दे देना, इस केस में भी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दे देना, चलेगा? यस सर। हाँ इस वजह से तुम बोल सकते हो कि भाई साहब ये दूसरे वाले जो है ये रेजोनेंस नहीं दिखाएंगे। एक चीज और, क्वेश्चन में ये देना चाहिए कि क्या पूरा का पूरा रेजोनेंस आएगा नहीं आएगा। रिंग के अंदर इसमें रेजोनेंस अभी भी होगा, रिंग के अंदर सब में रेजोनेंस होगा, सिर्फ रिंग में, लेकिन रिंग के बाहर का रेजोनेंस इसमें नहीं होगा और इन सब में रिंग के बाहर भी रेजोनेंस होगा। ठीक है चलो ठीक है बेटा, अल्काइल हैलाइड समाप्त हो चुका है, जिसको इसको जान मैक्सिमम लोग तो जा ही चुके हैं, बट जिसको ऑफिशियली सुनना है तो मैं बता दे रहा हूँ अल्काइल हैलाइड की सभा समाप्त है आज की, तो आप जा सकते हो। डाउट है जिसको तो फटाफट पूछ लो। और कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन था। हाँ तो मतलब सर वो जो आप होमोलिटिक फ्यूजन करवा रहे थे सर, तो आप जब बॉन्ड अच्छा, तोड़, मुझे लगा एक सेकंड रुक जा, उस बंद कर दो। हाँ बोलो। तो जो आप बॉन्ड तोड़ रहे थे सर, तो उसमें तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और सर जब आप ऐसे ये सब जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसमें आप बॉन्ड तोड़ उसका फिर बॉन्ड बना रहे हैं, तो सर एक तरह से इक्वलिटी मेंटेन हो जा रहा है सर, जितना बॉन्ड तोड़ने पे एनर्जी दे रहे उतना
कंटिन्यू तू कंटिन्यू कर। हाँ, तेरा स्टेटमेंट जो था ना बेटा उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, उसके लिए मैं देखा, बट कंटिन्यू कर। हाँ बोल, क्या बोल रहा था फिर से, मतलब वो सुन लिया, उसके आगे बोल। हाँ, होमोलिटिक फिजन में सर आपने बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इसमें उसके लिए आप, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। हाँ आप यहाँ बॉन्ड तोड़ रहे हो, बना जो रहे other- हो, तो हाँ। बैलेंस हो गया। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब होमोलिटिक फिजन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना चाहता है, थोड़ा या थोड़ा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये बोलना चाहता है कि सर बिना एनर्जी के नहीं एनर्जी होगा। रिक्वायर्ड होगा। यस सर, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कैसे जाएगा, क्योंकि हम एनर्जीज को जब दे ही रहे हैं। ठीक है, यस ओके। सर। एक बात बताओ, कभी, अच्छा जनरेटर स्टार्ट करते हैं ना अपन, तो जब जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर का अपना मोटिव क्या होता है, उससे एनर्जी लेना या जनरेटर से जनरेटर को एनर्जी देना, वो किस काम आता है? लेने के काम आता है। लेने का काम आता है। स्टार्ट करते वक्त एनर्जी देना पड़ता है कि एनर्जी मिलता है? सर डिपेंड करता है कौन सा जनरेटर यूज कर रहे हैं। हैंडल मारने वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ बताओ, एनर्जी देंगे पहले या एनर्जी हमें सीधे मिल जाएगा, बताओ। पहले थोड़ा सा देंगे। पहले थोड़ा सा एनर्जी देंगे, ठीक है। होमोलिटिक फिजन जो होता है बेटा, जहां भी होमोलिटिक फिजन हो रहा है वहां पे कहानी ऐसी है कि जब आप वहां पे बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन उस एनर्जी देने के बाद जो भी बना, और उससे जो जो बीच में जो आपके पास बना है, जो जैसे फ्री रेडिकल बना, और उस फ्री रेडिकल से जो फाइनल प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इतनी अधिक है कि उससे एनर्जी हमें वापस मिल गया है। देखो होमोलिटिक फिजन मैं तुम्हें समझाता हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब एक एग्जाम्पल तो आज पढ़े हैं, उसमें मैं पूरी कहानी बता दूंगा। चलो, ये एग्जाम्पल पढ़े हो अभी? पढ़े थे? यस सर। क्या बना यहाँ पे? RCl यस सर। लगाते हैं इसमें होमोलिटिक फिजन। देखो ये यहाँ होता है होमोलिटिक फिजन, इसका मैकेनिज्म ही यही है। मैं पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ होता क्या है। ये HNU भाई साहब स्टार्ट में अपना करामात करते हैं, जो बेटा तू बोलना चाहता है कि सर बिना इसमें लाइट के प्रॉब्लम कैसे। नहीं है सर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम है रेजोनेंस में। सर रेजोनेंस में जो आप सर फ्री रेडिकल जो आप समझा रहे थे ना एक एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें तो आप बॉन्ड तोड़ दिए और उसके बाद फिर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज जो दे दिए आप, ठीक है, स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये दे दिया मैंने, दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। हाँ अब बोल। यस सर। हाँ सर तो इसमें जो आप तोड़ दिए सर, तो इसमें एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगा ना? बिल्कुल रिक्वायर्ड होगा। अच्छा देखो, सर तो ये रेजोनेंस में तो सर अपने आप होगा ना सर, रेजोनेंस के लिए एनर्जी तो नहीं ना रिक्वायर्ड होना चाहिए। एक चीज, पहली चीज के पहले इसमें थर्मोडायनेमिक फैक्टर के बारे में हमने कोई बात नहीं किया, बट ठीक है, जब तू इसको लेके आ रहा तो अपन इसमें बात कर लेते हैं। बेटा ये जो रेजोनेंस होता है, ये किसी भी रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, बीच में कहीं हो रहा होता है, ठीक है। Yes. अगर कहीं बीच में हो रहा है तो डिपेंड ऑन द रिएक्शन है कि उस रिएक्शन में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है या उस बॉन्ड को टूटने से ऑलरेडी जो एनर्जी मिली है, क्योंकि बॉन्ड टूटता है डिसोसिएशन पे तो नॉर्मली एनर्जी अपने, देखो सॉरी मैं उल्टा बोल गया, हाँ जब अपने बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी उसको हो सकता है एनर्जी दी हो सकता है अगर हमने एनर्जी नहीं भी दी हो तो टेम्परेचर या अदर कंडीशंस ऐसे हो जिस वजह से सपोर्ट किया हो उसके बॉन्ड को तोड़ने को। दोनों में से कोई कंडीशन हो सकता है जैसे यहाँ पे अपने HNU एनर्जी देते हैं, लेकिन फ्लोरीन के केस में डार्क में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि डार्क में भी जो टेम्परेचर मिलता है उससे उसका काम हो जाता है। अब रहा बात कि सर ये जो फ्री रेडिकल बना है और जो रेजोनेंस आप कराने जा रहे हो, वहां जो स्टेबिलिटी, क्या बोला था इसके बाद की स्टेबिलिटी की क्या इशू आ रही है? सर स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं है सर। जैसे कि सर आप अगर आप एनर्जी दे के अगर बॉन्ड आप तोड़ ही दे रहे हैं तो आप वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट कीजिएगा। नहीं, मैंने ये समझाने के लिए बस बताया था बेटा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो ऐसे बनेगा। देखो अब मैं आता हूं, शायद मुझे जहां तक लगता है बेटा आपका जो डाउट है एक्चुअल में वो क्या है, ऐसा बनेगा। देखो होता क्या है ना, सीन ये है कि ना ही ये एग्जिस्ट करता है ना ही ये एग्जिस्ट करता है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, दोनों ही हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में जो इसका जो ये कहना चाहता है रेजोनेंस, वो कहना चाहता है कि भाई साहब आपके पास ये एग्जिस्ट करता है, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे, समझे? यस ठीक है,
तो एक्चुअल में ये होता ही नहीं है। हम क्यों बना रहे हैं, ये हमारा रीजन क्या था इसको बनाने का, इसको बनाने का, ये दोनों बनाने का रीजन था कि हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्यों बना है। और ये जो है इन दोनों से ही ज्यादा स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली इन दोनों से ही इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं या जो भी अनस्टेबिलिटी वो बढ़ चुका है। यहाँ पे एक कार्बन के पास पूरा एक फ्री का इलेक्ट्रॉन था जो उसको अनस्टेबल बना कर रखा था। यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है दो के बीच में, इसलिए अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अगर इसको एनर्जी के टर्म में बात करोगे बेटा तो देखो ऐसे बोल सकते हो, देखो ये स्ट्रक्चर, ये मान लो ये ए है ये बी है, तो ए और बी की एनर्जी यहाँ यहाँ है। ठीक है, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा किसका ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ए यहाँ है बी यहाँ है, और इन दोनों से अगर वो सी था तो सी इस जगह एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हो गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइमलाइन। ठीक है, तो दिख क्या रहा है अपने को कि सी जो है इसकी स्टेबिलिटी ए और बी से ज्यादा है, बी की कम है, और ए की सबसे, तब अनस्टेबिलिटी के मामले में बोले, एनर्जी के मामले में बोले तो ए की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, रहा बात किसी भी रिएक्शन में एनर्जी लेने या ना लेने का, तो एक चीज बस ध्यान रखना बेटा, ये इंटरमीडिएट है, एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। ये बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हमें बताया गया कि ऐसा होके ये रिएक्शन गया होगा, हमको सच में नहीं पता कि क्या हुआ है अल्टीमेटली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को देखते हैं और ये एक आइडिया लगाते हैं कि इसका पाथवे क्या रहा। हो सकता है वो पाथवे ऐसा रहा कि पहले हाई एनर्जी गया, फिर एनर्जी लो हुआ, और फाइनली इतनी एनर्जी लो हो गई कि उस जो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, यस सर। चलेगा? यस सर। अभी भी कोई कष्ट है? नो सर। मतलब अच्छा ऐसा हुआ, ये चीज क्लियर है जो तूने बोला बेटा, वो डाउट मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि सर मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ, सर कुछ और ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाउंसर हो गया? नो सर, सबसे आखिरी में जाके समझ में आया। अच्छा, सबसे आखिरी में समझ में आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ये है। ओके, और कोई समस्या? और समझ सर नेक्स्ट लेक्चर में पूछ ले, मेरे पास कोई काम नहीं, तेरे पास काम है तू जा सकता है, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं तो फ्री बैठा हूँ। नेक्स्ट क्लास है सर 12:45 में। चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फाइन। 12:30 में। चलो ठीक है फिर, ठीक है, अभी की सभा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन मिलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।